पिछले वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को देखा और साथ ही साथ जो यूपीएससी का सिलेबस है, प्रीलिम्स का जीएस फर्स्ट और मेंस का जीएस सेकंड, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, उसके पार्ट के सिलेबस को हम देख रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देख चुके हैं और साथ ही साथ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को हम देख रहे हैं। 1773 से 1786 तक के पार्ट को देख चुके हैं। आगे हम जो है देखेंगे 1786 के बाद क्या हुआ। तो वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद। हम इस वीडियो में देखेंगे चार्टर एक्ट 1793 के बारे में। अगर हम बात करें 1793 चार्टर एक्ट से थोड़ा पहले, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके। तो उससे पहले वो जो है अमेरिका में भी था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको अमेरिका में भी भेजा था और अमेरिका में उसको बहुत बुरी तरीके से लतियाया गया था। 1777 के आसपास जब अमेरिका की स्वतंत्रता की क्रांति चल रही थी तो फ्रांसीसी और अमेरिकन सैनिकों ने मिलकर ब्रिटिश को बुरी तरीके से हराया था। उस टाइम ये सेना का नेतृत्व ये कॉर्नवालिस ही कर रहा था। लेकिन जब वो कॉर्नवालिस भारत आया, उसने डिमांड रखा वो गवर्नर जनरल बनेगा, लेकिन उसके लिए साथ साथ उसने कहा कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है उसमें 4 मेंबर होते थे। उस 4 मेंबर की जो मीटिंग होती थी उससे जो डिसीजन लिए जाते थे, उसने कहा कि अगर कुछ स्पेशल केस में हमें ओवरराइडिंग पावर चाहिए, वीटो पावर चाहिए, यानी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो 4 मेंबर हैं वो मेंबर उससे असहमति जता दें, इसका कहना था कि हम वीटो पावर इस्तेमाल कर सकें। ऐसा दूसरी बात उसने डिमांड रखा, उसको कमांडर इन चीफ का भी पोस्ट चाहिए। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको ये दोनों डिमांड उसके मान लिए। उस डिमांड को मानने के साथ वो क्या किया, भारत में आया और बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। आगे हम देखें जो 1793 का चार्टर एक्ट है उसने किया कि इसी प्रोविजन को आगे बढ़ा दिया। यानी हुआ क्या कि जो चार्टर एक्ट 1793 है ने जो कॉर्नवालिस का पावर था जो 1786 में उसको मिला था, स्पेशली उसको दिया गया था, उसने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। यानी अब जो ये पावर था ओवरराइडिंग पावर, वीटो पावर गवर्नर जनरल की, अब वो इन फ्यूचर जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे उनको एक तरीके से डी फैक्टो रूप से मिल गया। एक तरीके से ये क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बना दिया कि एक परमानेंट राइट बना दिया कि किसी भी गवर्नर जनरल का जो भारत में जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा उसके पास ये अधिकार होगा, तो स्पेशल केस में वीटो पावर, ओवरराइडिंग पावर का इस्तेमाल कर सकता है। आगे देखें तो ये पावर प्रेसिडेंसी के गवर्नर को भी दी गई। यानी प्रेसिडेंसी कौन थे, तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी वो दोनों थे, लेकिन वो दोनों ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में काम करते थे। लेकिन वो जो अपने रिस्पेक्टिव रीजन में मद्रास में या बॉम्बे में जो उनका एग्जीक्यूशन का कार्य था उसमें अगर किसी तरह के कोई वीटो की पावर की आवश्यकता पड़े तो उनके पास से पावर दिया गया तो वो भी क्या करेंगे कि अपना एक वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है और भी पावर उसकी बढ़ाई गई। जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास बंगाल के साथ साथ उसके पास जो प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे था और प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास था, वहाँ पर भी उसके पावर कंट्रोल को बढ़ा दिया। यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेगुलेशन था इस पर, प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे पर, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास पर, बंगाल के गवर्नर जनरल के माध्यम से उसको क्या किया और टाइट बना दिया, उसको रेगुलेशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी ग्रिपिंग ज़्यादा कर दी। साथ ही साथ 1793 के एक्ट ने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंडिया कंपनी को एक्चुअली में एक लाइसेंस मिला था, चार्टर मतलब एक्सक्लूसिव राइट मिला था। कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट या ब्रिटिश व्यापारी या कोई ब्रिटिश सिटीजन भारत में आकर बिजनेस नहीं कर सकता था, उसे बिजनेस करने की परमिशन नहीं थी। बिजनेस केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या था, एक ट्रेड मोनोपोली मिला हुआ था। जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको क्या किया, 1793 के चार्टर एक्ट ने 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। यानी 20 साल एक्सटेंड करने का मतलब 1793 तक तो उसके पास अवेलेबल था, साथ ही साथ उसको 1813 तक बढ़ा दिया गया। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पावर थी, ट्रेड मोनोपोली, उसको 1813 तक के लिए यानी 20 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। किसके माध्यम से, चार्टर एक्ट 1793 के माध्यम से। आगे हम देखें 1793 का चार्टर एक्ट जो है उसने एक थोड़ा सा प्रोविजन चेंजिंग किया। जैसे कमांडर इन चीफ जो होता था पहले, वो जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल होती थी उसमें 4 मेंबर होते थे।
जो 4 मेंबर होते थे उसमें एक मेंबर डी फैक्टो रूप से कमांडर इन चीफ होता था। लेकिन इस एक्ट ने 1793 के एक्ट ने कहा कि अब कमांडर इन चीफ डी फैक्टो रूप से अनिवार्य रूप से पदेन सदस्य के रूप में अब मेंबर नहीं होगा। हाँ, अगर उसको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा तो वो मेंबर होगा। क्या कहा उन्होंने? नॉट मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस अपॉइंटेड। जब तक उसको अपॉइंट न किया जाए वो क्या होगा? वो गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकता है। ये प्रोविजन लगाया गया, यानी कमांडर इन चीफ का पावर देखा जाए कम किया गया, जबकि गवर्नर जनरल का पावर बढ़ाया गया। इस एक्ट ने एक और प्रोविजन लाया कि जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उसके जो मेंबर थे, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये क्या देखता था? पॉलिटिकल मैटर को देखता था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंशियल मैटर को देखता था। जो पॉलिटिकल मैटर देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके मेंबर, उसके स्टाफ, उसके ऑफिस का पूरा खर्चा पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट से आता था। लेकिन 1793 के एक्ट ने कहा कि अब इनका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उनके स्टाफ का, उनके ऑफिस का खर्चा है, अब वो जो है ब्रिटिश से नहीं आएगा, वो कहाँ से आएगा? इंडियन रेवेन्यू से। जो पेमेंट, जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है भारत में, उसी रेवेन्यू से इन्हें सैलरी दी जाएगी और इनके स्टाफ का पूरा खर्चा यहीं से क्रिएट किया जाएगा, वहीं से लिया जाएगा। ये उसने क्या किया? एक प्रोविजन को इस्टेब्लिश किया था। ये था एक्चुअल में चार्टर एक्ट 1793, जो छोटा था, इसने बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया। तो चार्टर एक्ट 1793 ने बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया, इसने थोड़ा सा रिफॉर्म लिया था, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजिंग नहीं है। आगे हम देखें तो हमारे पास 1793 के बाद 20 साल बाद प्रोविजन रखे गए थे कि 20 साल बाद जो है चार्टर एक्ट में फिर से चेंज लाया जाएगा। तो 20 साल बाद, 1793 के बाद 20 साल बाद 1813 में एक नया चार्टर एक्ट लाया गया। 1813 का चार्टर एक्ट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए थे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था। इसके इम्पोर्टेंस के कारण कुछ एक्चुअल में रीजनल प्रॉब्लम थे, यानी जो यूरोप में है, यूरोप में प्रॉब्लम जनरेट हुआ, उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम जनरेट हो गई, उसको ब्रिटिश फेस नहीं कर पाए, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई। उसी से बचने के लिए उन्होंने चार्टर एक्ट में बहुत ज़्यादा सुधार किया, बहुत ज़्यादा चेंजिंग किया। अगर हम देखें चार्टर एक्ट 1813 की, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या किया? जो सिग्निफिकेंट चेंज था बहुत व्यापक स्तर पर नहीं था, मैंने व्यापक स्तर पर था लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में व्यापक स्तर पर नहीं था। यानी जो चेंजिंग थी वो व्यापक स्तर पर थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसके पास अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ गया था, उसके प्रशासन में बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं किया। लेकिन चेंजिंग किया क्या? एक्चुअल में हम देखें, इस एक कॉन्सेप्ट आया था कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ये लाया कौन था? नेपोलियन ने। अगर हम देखें कॉन्टिनेंटल सिस्टम की, तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम एक्चुअल में था क्या? एक्चुअल हम देखते हैं कि 1806 ईस्वी में, ये कब आ रहा है? 1813 में। 1806 ईस्वी में नेपोलियन कहाँ का था? फ्रांस का। तो उसने क्या किया? अपनी पावर बढ़ा लिया। जब उसने पावर बढ़ा लिया तो जो यूरोप और इंडिया को जोड़ने वाले मार्ग थे, स्थल मार्ग से लैंड रूट थे, उसके अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अब इनके पास समुद्री मार्ग केवल था। साथ ही साथ उसने बहुत सारे ऐसे सिस्टम बनाए जिससे ब्रिटिश के बिजनेस करना बहुत टफ हो गया। और साथ ही साथ ब्रिटिश को ये डर था कि नेपोलियन जो है अफगानिस्तान, जो कि उस टाइम भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले हिस्से, जो कि पहले भारत का हिस्सा था, सिंध है और अफगानिस्तान, उस पर वो हमला कर देगा। और साथ ही साथ रसिया से भी उसको डर लग रहा था कि रसिया भी हमला कर देगा, इसलिए उसके पास बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, बिजनेस उसका हो नहीं पा रहा। और साथ ही साथ जो नेपोलियन ने क्या किया, ब्रिटिश यूरोपियन जितने ब्रिटिश यूरोपियन थे, ब्रिटिशर्स मर्चेंट थे, उनके ट्रेड पर रोक लगा दिया। यानी उसने कहा कि हम इस रास्ते के माध्यम से किसी को ट्रेड नहीं करने देंगे जो ब्रिटिशर्स हैं। अब इससे क्या हुआ कि उनके पास समुद्री मार्ग के अलावा समुद्री मार्ग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, इसलिए उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। उन्होंने सोचा कि अगर हमारे पास जो ब्रिटिश मर्चेंट हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में बिजनेस कर रही है, लेकिन जो अन्य मर्चेंट हैं वो यूरोप के अन्य हिस्सों में नहीं जा पा रहे, क्योंकि नेपोलियन जो है बहुत बड़े क्षेत्र में अपना विस्तार कर लिया, तो यूरोप में भी वो बिजनेस नहीं करने दे रहा था। ऐसा नहीं था केवल भारत में, तो यूरोप में या पूर्वी यूरोप में विशेषकर ने ब्रिटिशर्स को
बिजनेस करने से रोक दिया। अब इसके सामने ये समस्या हुई कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो जो ब्रिटिश ट्रेडर हैं, मर्चेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, वो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उसने क्या किया, अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर हम अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करेंगे, उसको अन्य क्षेत्रों में हर मर्चेंट को अवसर देंगे, तो शायद हमारे ट्रेड में मर्चेंट को फायदा होगा। इसलिए उसने क्या किया, एक प्लान बनाया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसे ही खत्म कर दें। तो ये कौन प्लान बना रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट 1813 में। इसके डर से नेपोलियन बोनापार्ट, ये फ्रांसीसी था, नेपोलियन बोनापार्ट के डर से 1813 ईस्वी में इन्होंने एक प्लान बनाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करने का। और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को खत्म कर दिया। यानी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो थी वो अकेले भारत में बिजनेस करेगा, उस सिस्टम को उन्होंने खत्म कर दिया 1853 के चार्टर एक्ट से। तो ये इसका मेन सिग्निफिकेंस था, जो भारत में बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं लाया, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजिंग नहीं लाया, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए ज़्यादा चेंजिंग लाया था। अगर इसके हम कुछ फीचर्स को देखें, प्रोविजन को देखें, जो 1813 का चार्टर एक्ट है उसने एक प्रोविजन लाया, क्या था, उसने एक्चुअल में इंडियंस को लुभाने के लिए प्रोविजन लाया था। उसने क्या कहा, पहली बार अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के सुधार की बात की। उन्होंने कहा कि जो भारत में शिक्षा प्रणाली है उसमें हम थोड़ा चेंजिंग लाएंगे और इसमें थोड़ा साइंटिफिक एजुकेशन क्रिएट किया जाएगा। उन्होंने पहली बार क्या कहा कि 1 लाख रुपए उस समय 1813 में उन्होंने भारतीयों के पढ़ाई के लिए 1813 में 1 लाख रुपए ग्रांट में दिया। ठीक, लेकिन एक्चुअल में ये केवल प्रलोभन था, कि एक्टिवली कभी इफेक्ट में नहीं आया। यानी ये केवल ऑन पेपर था कि 1 लाख रुपए दिए गए। ये था इसका एक पार्ट। अगर हम आगे देखें, इसने क्या क्या किया, 1813 का चार्टर एक्ट ने जो है ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया, तो जो एबॉलिश कर दी, एबॉलिश ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया। इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो खत्म कर दिया, हमने पिछले स्लाइड में देखा। और साथ ही साथ उसने कहा कि अब जो भारत का बिजनेस है, जो इंडियन ट्रेड है, वो ब्रिटिश के सभी मर्चेंट के लिए ओपन है। यानी कोई भी मर्चेंट जो ब्रिटिश का है इंडिया से ट्रेड कर सकता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई मोनोपोली नहीं होगी, उसे एबॉलिश कर दिया गया। दूसरा उसने क्या किया कि जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको कंप्लीट नहीं खत्म किया। उसने कहा जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली है वो अन्य फील्ड में तो उसने खत्म कर दिया, लेकिन उसने कहा कि जो चाइना के साथ बिजनेस है, इंडिया के साथ तो उसने रिलैक्सेशन दे दिया, लेकिन उसने कहा जो चाइना के साथ उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली राइट है, वो कंटिन्यू रहेगा। यानी उसने कहा कि एक प्रोविजन कंटिन्यू रहेगा, वो क्या है, चाइना के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से बिजनेस कर रही है उसे कंटिन्यू करेगी। और दूसरा क्या कहा उसने कि जो भारत में बिजनेस है, चाय का बिजनेस है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली होगा। यानी भारत में अन्य सभी वस्तुओं का, कपास का या अन्य वस्तुओं का, नील का, गेहूं का, अन्य वस्तुओं का व्यापार जो है अब ऑल मर्चेंट के लिए ओपन हो गया, लेकिन चाय का जो बिजनेस है वो केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया करेगी। ये देखें तो ये जो है 1813 का जो चार्टर एक्ट है, ट्रेड विद चाइना एंड इन टी, ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन प्रीलिम्स का आया है, हम इस स्लाइड में डालना भूल गए कि स्लाइड के बाद हम क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करते हैं। आगे हम स्लाइड में उस क्वेश्चन को रख देंगे। तो इसको यूपीएससी ने 1813 के कॉन्सेप्ट को ट्रेड विद चाइना एंड इन टी, इस पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखें, 1813 का चार्टर एक्ट ने क्या किया कि जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उसकी जो पावर थी, उसकी जो सॉवरेनिटी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पर थोप दिया। यानी जो हम पिछले वीडियो में देखे थे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके राइट को धीरे धीरे कम किया गया, उस पर क्या किया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल बढ़ाया गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक्चुअल में ब्रिटिश सॉवरेनिटी के अंडर में काम कर रही थी, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चली गई थी। तो इस आर्टिकल चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से उसे और स्ट्रांग बनाया गया। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक बॉडी की तरह थी, उसके पास सॉवरेनिटी नहीं थी। सॉवरेनिटी किसकी थी, ब्रिटिश क्राउन की थी। आगे हम देखें, चार्टर एक्ट 1813 ने क्या सुधार किए, तो इसने अलाउ किया, किसको अलाउ किया, क्रिश्चियन मिशनरी को।
अब 1813 से पहले भारत में क्रिश्चियन मिशनरी आकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे, लेकिन 1813 के 1813 चार्टर एक्ट ने क्या कहा कि क्रिश्चियन मिशनरी भारत में आ सकती हैं और वो धर्म का प्रचार कर सकती हैं। पीपल्स इनलाइटिंग पीपल्स में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती हैं, उसकी अच्छाइयाँ बता करके। यानी इस तरीके से देखा जाए तो 1813 से भारत में जब ईसाई मिशनरियाँ आनी शुरू कर दी तो उन्होंने सबसे पहले मिशनरियाँ कलकत्ता में आई, जो आज कोलकाता है, और वहाँ से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। आज भी हम देखते हैं पूर्वोत्तर भारत में, बंगाल में, झारखंड में उधर ईसाइयों की संख्या ज़्यादा है। एक्चुअल में ये 1813 के चार्टर एक्ट का ही परिणाम है। साथ ही साथ 1813 का चार्टर एक्ट ने जो है 1 लाख रुपए दिए, किसके लिए? वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। उन्होंने कहा कि जो इंडियन है, इंडियन इनहेबिटेंट्स, ये इंडियन इनहेबिटेंट्स का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश थे एक्चुअल में पूरे भारत पर इनका कंट्रोल नहीं था। भारत में प्रिंसली स्टेट भी थे, बहुत सारे राजा महाराजा भी थे, इनका जो कंट्रोल भारत पर था उनके लिए केवल था। जो इंडियन इनहेबिटेंट्स की बात हो रही है, ये ब्रिटिश इंडियन इनहेबिटेंट्स है, यानी जो प्रिंसली स्टेट थे उनके लिए प्रोविजन नहीं था। तो उसने कहा कि जो इंडियन इनहेबिटेंट्स हैं इनको एजुकेशन देने के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन देने के लिए, साइंटिफिक एजुकेशन देने के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। लेकिन ये क्या था? केवल एक प्रलोभन था, इफेक्ट में कभी नहीं आया। आगे हम देखें, इसने लोकल गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया। 1813 का जो 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसने लोकल गवर्नमेंट को पावर को बढ़ा दिया, उसको ऑथराइज कर दिया। वो लोकल बॉडी जो है अपने लोकल एरिया में टैक्स लगा सकता है, और टैक्स लगाने का और साथ साथ टैक्स को कलेक्ट करने का भी पावर दिया। साथ ही साथ अगर कोई टैक्स को नहीं पे करता है उसे पनिशमेंट देने का भी प्रोविजन कर दिया। यानी अब ये क्या कर सकती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने लोकल एरिया में जो उसकी लोकल बॉडी थी, लोकल गवर्नमेंट थी, वहाँ पर वो टैक्स इम्पोज करेंगे, उन्हें कलेक्ट करने का पावर। साथ ही साथ अगर कोई उससे नहीं देता है तो उन्हें पनिश करेंगे, पनिशमेंट देंगे, सजाएं देंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि ये टैक्स गलत है या टैक्स पर न चुकाने की वजह से जो पनिशमेंट दिया जाए वो पनिशमेंट गलत है, रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, जैसे ब्रिटिश करते क्या थे, जब सूखा पड़ता था वो भी उतना ही टैक्स मांगते थे जब कुछ नहीं होता था। एक बार हुआ क्या, एक बार बहुत भयंकर सूखा पड़ा तो अधिकारी, जो लोकल अधिकारी थे, उन्होंने जाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को, उस समय के डीएम को कहा कि सर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ सूखा की वजह से, केवल कुछ घास उगी है खेतों में। तो डीएम ने क्या कहा, घास बहुत अच्छी चीज़ है, उसे ही बेच करके कहो कि लोग टैक्स दें। ये स्थिति थी अंग्रेजों की, वो क्या करते थे, बहुत अत्याचार करते थे। लेकिन उन्होंने एक प्रोविजन बनाया था कि अगर किसी को ये लगे कि उसके ऊपर जो टैक्स इम्पोज किए गए हैं वो गलत है या जो पनिशमेंट दिया गया है वो गलत है, तो अपील कहाँ करेगा। तो अपील का प्रोविजन था, और वो अपील करने का प्रोविजन उनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में था, यानी वो जा करके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते थे। अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? कलकत्ता में। कब बना था? 1774 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बना था। तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट, ये इसके कुछ प्रोविजन थे। इसने भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो ज़्यादा चेंज नहीं लाया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्ट्रक्चर में चेंजिंग लाया, उसके मोनोपोली को खत्म कर दिया। यानी एक तरीके से देखिए इंडियंस के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं था, ये ब्रिटिश के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट था। तो अगर हम देखें आगे व्हाट नेक्स्ट के बारे में देखें तो चार्टर एक्ट 1833, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1833 क्या था, वो जब आया क्यों, उसके प्रोविज़न क्या थे, उससे इंडियंस को क्या क्या फ़ायदा हुआ और ब्रिटिश को क्या क्या फ़ायदा हुआ, ये सब चीज़ें हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।